चलिए, तो रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है, याद है ना पिछला जो हमने किया था। हाँ सर, याद है। एक बार रिवाइज करवा दिया हल्का सा। चलो ठीक है। देखो, सर्कुलर मोशन को टू टाइप्स में हम लेके आते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्पीड जो होती है, लीनियर स्पीड, वो कांस्टेंट होती है, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो भी कांस्टेंट होती है। और यहाँ जो लीनियर स्पीड है वो भी वेरिएबल है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी वेरिएबल है। और जो एसलेशंस हैं, जो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके एसलेशंस जो हैं उनको भी हम टू टाइप्स में ब्रेक करते हैं। एक तो होता है इसका लीनियर एसलेशन, तो एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, अल्फा, ठीक है ना, और ये डी ओमेगा बाई डी टी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो लीनियर एक्सेलरेशन है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक को कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर आर, ओके, एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन जो होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। एटी जो है वो क्या है, एटी का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज डीवी बाय डीटी, वेयर वी इज स्पीड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी, वो कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की, राइट। और बाकी यूनिफॉर्म अल्फा में तो हमें याद है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना, फॉर्मूले जो बिल्कुल लीनियर मोशन में जो v इक्वल टू u प्लस at वाले फॉर्मूले हैं, उनके एनालॉग फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर जो ओमेगा में है। तो और ये हमने एक डायग्राम बनाया था, ये जो बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मान लो सेंटर की तरफ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस तरफ, दोनों लीनियर के कंपोनेंट है, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट जो होगा, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो नेट लीनियर एक्सेलरेशन दिस a इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है जी। और एक सवाल शायद मैंने डिस्कस किया था, और जो करना चाहिए, जो रिवाइज कर लेना चाहिए, या फिर देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, और जो लीनियर स्पीड है वो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v इक्वल टू 2t, और v का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। रेडियस तो सेंटीमीटर में है, लेकिन स्पीड है मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है एट t इक्वल टू 3। तो फाइंड रेडियल and tangential acceleration at t is equal to 3। तो जैसे हमें पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक ही बात है, फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। तो हमें v चाहिए at t इक्वल टू 3। तो v तो हमें गिवन है भाई 2t है, तो t को अगर 3 पुट कर दें तो 2 into 3 दैट इज 6। तो 6 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड। तो पुटिंग इट इन दिस फॉर्मूला विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ar। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया 1800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना था, 20 सेंटीमीटर था, ओके ओके, 18 नहीं है, यहाँ 20 है एक्चुअली, तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो 180 मीटर पर सेकेंड। तो ये एकदम क्लियर होगा, एक सेकंड, जीरो का, अच्छा ठीक है ना, 20 है ना, हाँ ये मैंने 2 दे दिया एक्चुअली, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो तो dv बाई dt है, और v आपको गिवन है 2t, तो dv बाई dt क्या आ जाएगा, ओनली 2। तो 8 इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड,
and its value is 2 meter per second square. तो यहाँ तक देख लो कि ये सब हाँ clear ठीक है सर, आ गया। आ गया ना। चलिए तो अब बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, इसका मास है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है, कोई भी एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है, तो विदाउट फोर्स तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो फोर्स को अगर हम फोर्स का एनालिसिस भी अगर बीच में लेके आते हैं तो ये बन जाता है डायनामिक्स, है ना। डायनामिक्स में वी एक्चुअली एनालाइज द मोशन वेयर कॉज ऑफ मोशन इज कंसीडर्ड, दैट इज इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कंसीडर्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो जैसे हम जानते हैं कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, मे बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्सप्लेन्ड बाय इट इज गिवन बाय v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो इट मस्ट बी एक्सपेंसिंग सम फोर्स, so applying Newton's second law, this force must be equal to m into ac. तो ac को v square by r रख दें, so you'll get the expression of the force that is acting on the particle toward the center of the circle, and this force is called as centripetal force. Since this force is acting towards the center of the circle, and is the cause of the centripetal acceleration, centripetal acceleration, it is called as centripetal force, centripetal force. हो गया सर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं एक एक इसके एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन है सर्कुलर टर्निंग्स। सर्कुलर टर्निंग्स यानी जब भी आप कोई टर्न लेते हैं एक्चुअली कहीं भी, तो वो छोटा सा एक आर्क होता है और सम सर्कल, ठीक है। कोई भी टर्न लेते हैं आप, तो वो मान सकते हैं कि छोटा सा वो आर्क है किसी सर्कल का। अगर आर्क का टर्न ले रहे हैं तो आपको चाहिए, मतलब यू आर नॉट सर्कुलर पाथ, तो यू नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से देख रहे हैं, और एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है ऑन इट विद सम स्पीड v, है ना, इन द सर एंटी नाम क्लॉकवाइज। सर्कुलर टर्निंग्स है। हाँ जी बेटा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है ऑन अ सर्कुलर पाथ, whose radius is r। तो अब हमें ढूंढना ये है कि भाई कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्सीलरेशन के लिए टुवर्ड द सेंटर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यू विल मार्क mg ऑन इट, नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट, एंड मे बी फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वर्टिकली अप लग रहा है और mg वर्टिकली डाउन। सो दीज टू फोर्सेस कैन नॉट गिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। जो भी फोर्स लगेगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना। उसी फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स।
बट इन दिस केस जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकली अप है, यानी वो सेंटर से 90 डिग्री पर है, तो उसका कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है टुवर्ड द सेंटर. एंड सिमिलर इज द केस विद द mg. mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, and it also doesn't have any component toward the center of the circle. So these two forces cannot provide the required centripetal force. तो सवाल आता है, then which force is providing the centripetal force? कोई ना कोई रियल फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और वो इस केस में कौन सा फोर्स है? तो आंसर है फ्रिक्शन फोर्स. और वो भी कौन सा फ्रिक्शन? ये है स्टैटिक फ्रिक्शन. क्योंकि जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो टायर्स के जो पॉइंट्स कांटेक्ट में होते हैं, है ना, दे आर नॉट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड, एक्चुअली दे आर हैविंग अ रोलिंग मोशन. तो जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता. तो ये विदाउट स्लिपिंग, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स टायर ऑफ द व्हीकल एंड द ग्राउंड, सो द फ्रिक्शन एक्टिंग मस्ट बी स्टैटिक. अब ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो इसका मोशन कौन सा कैसा है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होता. सो वी डोंट रिक्वायर एनी फोर्स टुवर्ड अलोंग द टेंजेंट, है ना. तो हमें फोर्स चाहिए केवल टुवर्ड द सेंटर. तो दिस स्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पॉइंट बनाकर, स्टैटिक फ्रिक्शन acting on the vehicle provides centripetal force. और न्यूटन सेकंड लॉ से we can write this Fs is equal to m into AC. AC क्या है? Centripetal acceleration. So this is equal to v square upon r. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया इस एक्सप्रेशन के बराबर, यानी mv square upon r is equal to Fs. तो यहां तक देख लो, क्या ये क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए सवाल आता है कि विद व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड यू कैन मूव ऑन दिस सर्कल. जैसे जैसे तुम स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट जो होगी सेंटीमीटर फोर्स की वो बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एमवी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू बढ़ेगी. बट यहाँ फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है और वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, अप टू द लिमिटिंग वैल्यू. तो जैसे जैसे तुम अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, ठीक है ना, मान लो इनिशियली तुम 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, राइट, एंड यू रिक्वायर्ड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड द सेंटर. तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लगेगा और आपको 10 फोर्स प्रोवाइड हो जाएगा और आप सर्कुलर पाथ पे रह पाएंगे. Now you increase your speed to 4 maybe, and the required force is say 40 newtons, and this friction is able to provide you that force, then you will be able to move on the circle. यानी आपको 40 न्यूटन चाहिए and this friction is able to provide you that 40 न्यूटन force. ठीक है, और ये कब तक चलेगा? जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आ जाता. मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 and you increase your speed to such a level that your requirement is 60 newtons. You need a 60 Newton centripetal force to remain on the circle. But the limiting value is 50. It cannot adjust further. So you won't be able to now move on this circle. You have to leave this circle actually. ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमारी स्पीड ज्यादा होती है और हम शार्प टर्न लेना चाहते हैं तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है? स्किड, है ना. स्किडिंग ऑफ द कार्स जो है नॉर्मली या बाइक्स जो भी है कब होती है? जब हम शार्प टर्न लेंगे विद अ लार्ज वैल्यू ऑफ स्पीड. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? शार्प टर्न्स पे स्पीड कम कर देते हैं, और अगर स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो हम आर्क बहुत बड़ा सा लेते हैं, यानी सर्कल का रेडियस बड़ा रखते हैं, सो दैट
जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल है उससे हमारा काम चल जाए एंड वी आर एबल टू नेगोशिएट दैट टर्न। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी चाहिए तो हम फ्रिक्शन को क्या बना दें, लिमिटिंग। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वी मैक्स। तो वी मैक्स के लिए एफ एस बिकम्स एक्चुअली इक्वल टू एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एल जो है वो बराबर हो जाएगा एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। एंड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज म्यू एन। और एन क्या है इस केस में? एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो ये मास से मास कैंसिल हुआ और वी मैक्स का एक्सप्रेशन आ गया रूट ऑफ म्यू जी आर। तो ये तो फॉर्मूला आपने आपको बता, अच्छा, हाँ तो मैक्स जो आपने लिखा होता है ना वो कंफ्यूज हो गया था क्या? क्या बेटा? वी मैक्स, मैक्स लिखा है ना सर में वो हाँ हाँ एमबी मैक्स जी जी। नहीं नहीं मैक्स नहीं, एम। वो क्वेश्चन के अंदर जो था वो कंफ्यूज हो गया था क्या लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा बेटा, मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एम इंटू वी एम ए एक्स मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए और बताइए, यहाँ तो हो गया क्लियर, वी मैक्स आ गया रूट ऑफ म्यू जी आर। नोट कर लीजिए। यूजीटी है ना, सॉरी हाँ, म्यू जी स्मॉल आर, जी स्मॉल है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल। हो गया सर। ठीक है, तो ये तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? और हम सर्कल पे मूव कर पाते हैं। अब एक इसमें एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा चलिए, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी हमने एक्सप्रेशन निकाला है वी, है ना, चाहे हमने वी को चेंज किया है, बट एट एन इंस्टेंट हम वी को क्या रख रहे हैं, यूनिफॉर्म। मतलब चाहे हम 2 मीटर पर सेकंड पे यूनिफॉर्म रखें या 4 पे रखें या 6 पे रखें, हम इसे कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करवा रहे, मतलब एसलेट नहीं कर रहे, स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 है ना, इन दिस केस। तो ये लिख सकते हैं स्टार बना के, इन द अबव केस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। यानी जब भी है वो सेंटीपिटल ही है ना? तो उस केस में जो मैक्सिमम वी है उसका एक्सप्रेशन है रूट ऑफ म्यू जी आर। और ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड द व्हीकल कैन गो बिफोर स्किडिंग। सो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ, तो जरा इस बात को यहाँ नोट रखेंगे। इस केस में 80 नहीं था। अब नेक्स्ट लिखिएगा, a car goes, 80 कैसे पता चला? मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि आप जो भी स्पीड चूज करेंगे उसे यूनिफॉर्म रखेंगे। मतलब इस केस में ये था, चाहे आप 2 रखिए चाहे 4 रखिए, बट ऐसा नहीं है कि आप
है ना, इसे चेंज कर रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। नहीं समझे होंगे मेरी बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपने एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रखा हुआ, अगर आप एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो आप सर्कुलर मोशन में तो रहेंगे ही, बट आपकी स्पीड भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती चली जाएगी। पर ये जो केस अभी अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपने वो यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू क्या चूज की है ना। जैसे मान लो आपने 2 मीटर पर सेकंड चूज की है, तो फिर आप 2 से ही मूव कर रहे हैं और आप स्टैटिक फ्रिक्शन आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। फिर आपने सेकंड में 2 की जगह 4 चूज किया, बट नाउ यू आर मूविंग थ्रू आउट विद द स्पीड 4 and the static friction is also increased value to provide you the increased centripetal force. तो अब चाहे 2 रखें, चाहे 4 रखें, चाहे 6 रखें, चाहे 8, बट एक बार एक 8 चूज करने के बाद आप 8 को कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस केस में जो था वो क्या था, 0। द ओनली एक्सीलरेशन वाज सेंट्रीपिटल, तभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या रखा, mv²/r। क्या ये बात समझ में आई? जी सर, थैंक यू। हल्की आई, थोड़ी कम आई है? नहीं आ गई सर। अरे चलिए, तो अभी नेक्स्ट केस जो है क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। अ कार गोज on a horizontal circular road of radius r. And speed is increasing. Speed is increasing at a constant rate small a. यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है स्मॉल ए। तो स्मॉल ए क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the road and the tire is mu. Between the road and the tire is mu. Find the speed at which the car will skid. Find the speed at which car will skid. तो ऐसा समझो कि आपने कार से ये सर्कुलर मोशन शुरू किया है विद द इनिशियल स्पीड 0, रेस्ट से स्टार्ट किया, कार स्टार्ट किया आपने और एक गिवन रेडियस के सर्कुलर पाथ पे आपने चलना शुरू कर दिया, सच दैट कि आपकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है ना, स्मॉल ए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल ए। अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यानी हर सेकंड आपकी स्पीड 2 मीटर से पर सेकंड से बढ़ जाती है, राइट। तो स्पीड बढ़ते 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 आप सर्कुलर पाथ ले रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी गाड़ी स्किड करने वाली है, तो आपको बताना है कि उस वक्त स्पीड की वैल्यू क्या होगी ऑफ द कार व्हेन द कार जस्ट स्किड्स। तो क्वेश्चन को एक बार सोचना और थोड़ा देखो कैसे करना है। चलिए, तो देखा जाए सवाल को। यस सर। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जिस स्पीड को हमें निकालना है
मान लेते हैं कि वो स्पीड आ चुकी है, ये व्हीकल है और ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, तो mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ओके। और इसका स्पीड जो है वो मान लो v है। तो इस वक्त इसका जो एसलेशन है वो दो है एक्चुअली, एक तो सेंटीपिटल एसलेशन एक्सपीरियंस कर रहा है और डेफिनेटली एक टेंजेंशियल एसलेशन। तो जो नेट एसलेशन होगा इसका लीनियर, वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट। तो नेट एसलेशन इज AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। पहले स्टेप को अच्छे से देख लो, क्या ये एकदम क्लियर है? यानी कि स्पीड अगर मान लो v है तो सेंटीपिटल एसलेशन तो कुछ होगा ही, v स्क्वायर बाय r, है ना। और टेंजेंशियल तो खैर गिवन ही है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड स्मॉल a। तो लीनियर एसलेशन होता है इन दोनों का हमेशा वेक्टर सम, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट्स हैं लीनियर एसलेशन के, नेट लीनियर एसलेशन के। तो यानी पार्टिकल का जो नेट लीनियर एसलेशन है वो इस डायरेक्शन में शो किया जा रहा है, ये डायरेक्शन है इन विच द नेट लीनियर एसलेशन इज, and it has two components, one is AC and the other one is AT, and AT is equal to small a। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया यहां तक? आराम आराम से समझेंगे बात को और जो भी डाउट हो पूछेंगे। सर समझिए। हो गया ना? तो यहाँ पर देखो समझना ये है आगे कि ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, नॉर्मल रिएक्शन देखो वर्टिकली अप है, mg वर्टिकली डाउन है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब एसलेशन है तो फोर्स तो चाहिए। तो ये कौन है फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है इसे, ए नेट। तो ये कौन सा फोर्स होगा, ये होगा फ्रिक्शन का ही, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और फोर्स ही नहीं है, ठीक है ना। बट नॉर्मल रिएक्शन mg एंड फ्रिक्शन, दीज आर द थ्री फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल। तो जिधर नेट लीनियर एसलेशन है उधर ही तो नेट लीनियर फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कोई n और mg का तो कंपोनेंट है नहीं, वो तो 90 डिग्री पे है। सो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर ये v मैक्स हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी जितना ज्यादा हो सकता था हो चुका है, which is nothing but limiting friction। लिमिटिंग भी तो होगा, तो a नेट कितना हो जाएगा, a नेट को हम लिख सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, जो भी बॉडी का मास है उसे डिवाइड कर दें तो ये हमारा a नेट आ जाता है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, वो तो म्यू mg है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज mg and limiting friction is mu n, so limiting friction is mu mg। मास से डिवाइड करेंगे तो a नेट आ जाएगा mu g। अब इस एक्सप्रेशन को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो a नेट की जगह रख दिया मैंने mu g, और दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देते हैं, स्क्वायर भी कर दिया, तो ये हो गया ac। ac क्या है, ac है v स्क्वायर अपॉन r, और इसका भी होल स्क्वायर है, बिकॉज ac का स्क्वायर मींस v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां तक देखो क्या ये समझ में आ गया? A net will be net force in the horizontal plane upon mass, है ना, न्यूटन लॉ तो है ना, F अपॉन m। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू n और n इस केस में है mg। ध्यान रखना टॉप व्यू देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग वर्टिकली अप, mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन, एंड दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन द प्लेन ऑफ दिस सर्कल, जो इस पेपर के प्लेन में है। तो फोर्स को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा नेट लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और नेट लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर अंडर रूट। So if I put these values here, I get this equation, और यहां से मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है केवल v। तो कैसे निकलेगा, तो म्यू स्क्वायर g स्क्वायर, और ये वाला a स्क्वायर मैं इधर ले आता हूं तो माइनस a स्क्वायर, और ये क्या बन गया, v का पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। देखो क्या ये क्लियर है, और r स्क्वायर को इधर ले आइए, बाकी सब तो गिवन है ना। तो ये हो गया v, और ये v क्या हो जाएगा, होल
पावर 1/4। तो यहाँ पे ठीक से लिख लो जिससे समझ में आ जाए। तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर आ गया। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, v का पावर 4 एक्चुअली। चलो ठीक है, अब दोनों तरफ हमने क्या किया, पावर 1/4 ले लिया, इधर भी पावर 1/4 ले लिया। तो ये 4 से 4 कट गया और आ गया ये एक्सप्रेशन जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। तो दिस इज v मैक्स। इस स्पीड तक ये जाएगा और उसके बाद स्केडिंग हो जाएगी। बता दीजिएगा समझ में आ गया है क्या? आ गया सर, ठीक है, आ गया मुझे सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और नोट भी कर लिया आप लोगों ने? हो गया सर। ओके, नेक्स्ट केस की चलते हैं। मान लीजिए कोई डिस्क है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्क, और एक मास जो है यहां रख दिया गया है सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर, और मास की वैल्यू है हमें, टॉप व्यू देख रहे हैं हम फिर से, याद रखना। तो अब ये डिस्क जो है ओमेगा से रोटेट कर रही है अबाउट द सेंटर, यानी एक्सिस ओ से पास करेगा एंड इट इज रिवॉल्विंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, मान लो ब्लॉक और इस सरफेस ऑफ द डिस्क के बीच में, तो विद व्हाट मैक्सिमम ओमेगा दिस मॉस्किटो डिस्क और क्या ये डिस्क कैन मूव सो दैट दिस ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ऑन इट। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ओमेगा की जिससे ये रिवॉल्व करेगा और स्मॉल एम जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं होगा, फ्रिक्शन की वजह से ही वो रिवॉल्व कर पाएगा या सर्कुलर पाथ में रह पाएगा along with the disk। तो इस केस में भी अगर एफबीडी बनाए तो फ्रिक्शन ही तो है ना, फ्रिक्शन ही तो है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो अगर हम देखें तो ये एम मास इस ग्रीन वाले सर्कल पे रहने वाला है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो इक्वेशन सीधे सा है, न्यूटन सेकंड लॉ है, कुछ नया नहीं है। दिस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए सी, और ए सी कितना होता है, हम यहाँ इस केस में ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ए सी का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर पी है और ओमेगा स्क्वायर आर बी है। तो अगर हम मैक्सिमम ओमेगा की बात करेंगे तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, 80 तो नहीं है ना, जो भी ओमेगा मैक्सिमम है बट वो यूनिफॉर्म है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। और उस केस में अगर हम इसे लिमिटिंग बना दें तो कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा बन जाएगा मैक्सिमम। तो एफ एल की वैल्यू क्या होगी, वो तो म्यू एन होती है और एन यहाँ पे एम जी है। तो ओमेगा मैक्स स्क्वायर इंटू आर, तो मास से मास कैंसिल, तो ओमेगा मैक्सिमम का एक्सप्रेशन आपको मिल गया म्यू जी अपॉन स्मॉल आर होल अंडर रूट। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, पहले विजुलाइज करना। देखिए इन सभी केसेस में आप थोड़ा विजुलाइज करिए कि आपके सामने एक डिस्क है, जैसे कोई रिकॉर्ड प्लेयर है मान लो, आजकल तो खैर यूज नहीं होता, लेकिन अगर वो डिस्क मान लीजिए रिवॉल्व कर रही है विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, और डिस्क के ऊपर आपने एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया, कोई रबर आपका इरेजर मान लो आपने रख दिया है स्मॉलर डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस, तो वो इरेजर भी अगर रिवॉल्व कर रहा है या सर्कुलर पाथ पे है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ग्राउंड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपके सामने डिस्क है जो रिवॉल्व कर रही है, ग्राउंड पे आप खड़े हैं और इरेजर भी रखा हुआ है स्मॉलर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है
कि वो जो इरेजर है वो सर्कुलर पाथ पे है, और वो सर्कुलर मोशन कैसा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? तो आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ओमेगा को हम बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने वाला है। अप टू व्हाट वैल्यू? तो अप टू लिमिटिंग इट कैन गो। तो जब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? हमारी इक्वेशन हो गई FL इक्वल टू M ओमेगा मैक्स स्क्वायर इंटू R। तो यहां से ओमेगा ओमेगा मैक्स का जो एक्सप्रेशन आया वो आया म्यू जी अपॉन आर होल अंडर रूट। तो अच्छे से देखिएगा, क्या ये समझ में आ गया है? चलिए, अदान क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ कोई डाउट है? डाउट है तो रेज करिए। क्लियर सर। चलिए जी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, सिंपल पेंडुलम का केस है। मान लीजिए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है और वो मूव करता है अलोंग सम आर्क। ठीक है ना? आर्क ही तो है, मान लो ये आर्क है, और किसी भी इंस्टेंट पर अगर मान लो, जैसे मैं केस ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। ठीक है, ए पर एंगल थीटा है सपोज, और ये रेस्ट में है, चलो ए पर, और बी पर जब आएगा तो इसका वेलोसिटी है वी बी। तो देखिए स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है वो क्या होती है? टेंशन फोर्स होती है। तो टेंशन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, ये मास एम है, तो एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि जब ये बी से पास करेगा विद द स्पीड वी बी, व्हाट इज द टेंशन स्ट्रिंग, तो कैसे निकालेंगे? पहले विजुलाइज कर लीजिए अच्छे से कि वर्टिकल प्लेन में पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो जब बी से गुजरेगा विद द स्पीड वी बी, और हमें निकालनी है टेंशन। स्ट्रिंग का लेंथ मान लो गिवन है एल। ठीक है ना? स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो क्या है? एल। तो चलिए 2 मिनट का टाइम लीजिए, मुझे बताइए क्या करना चाहिए इस केस में। तो अंडरस्टैंड हमें ये करना है कि जो ये आर्क है तो ये सर्कुलर मोशन का पार्ट ना, तो सर्कल का ही पार्ट है, और सेंटर लाई कर रहा है ऊपर, और सेंटीपिटल फोर्स जो चाहिए भाई, अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है एट b, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर b है, some net force must be acting on it which is providing the required centripetal force। तो जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगी, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सेंट्रीपिटल
सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन क्या होगी? टेंशन माइनस mg इज द नेट फोर्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लिखना है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। जो न्यूटन्स लॉ है बेसिकली नेट फोर्स इक्वल टू ma मास इनटू v स्क्वायर अपॉन r। ac जो है सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन वो क्या है? वो तो v स्क्वायर बाय r है। और r क्या है इस केस में? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां से जो टेंशन एट b है वो हमें मिल रही है mg प्लस m vb स्क्वायर अपॉन l। तो देखिएगा क्या ये समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। और ए पर अगर स्पीड है मान लो va, तो टेंशन एट ए, यहाँ पे जो टेंशन TA है ना, ये तो चलो टीबी था, TA कैसे निकालेंगे? क्या होगी इक्वेशन? तो ए पर भी हमें देखना है कि नेट फोर्स क्या है टुवर्ड द सेंटर। तो फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं? एक तो लग रहा है टेंशन और एक लग रहा है mg। इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये एंगल भी क्या है? थीटा। तो mg के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? mg cos थीटा विच इज रेडियली आउटवर्ड, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है mg sin थीटा। ध्यान से देखो, तो mg के कंपोनेंट्स mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो अगर a पर स्पीड va है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिखेंगे हम? तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज टेंशन एट a माइनस mg cos थीटा। तो दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ओ, जो ऊपर है देखो ध्यान से। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज TA माइनस mg cos थीटा, और ये इक्वल होना चाहिए m इंटू AC, और AC क्या है? VA स्क्वायर अपॉन R। R यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ध्यान देखिए क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो यहां से देखो TA हमारा क्या आ गया? mg cos थीटा प्लस m VA स्क्वायर अपॉन L। चलिए तो ध्यान से देख लीजिए क्या ये केस क्लियर है? और अगर A पर पूछें कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है या B पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है तो क्या बोलेंगे आप? तो सेकंड पार्ट बना देते हैं, फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट A एंड B। तो A पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? तो टेंजेंट डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है एट A, अगर हम देखें, द नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट इज mg sin थीटा। तो नेट फोर्स along the tangent is mg sin थीटा। तो फिर से लगा दीजिए F इक्वल टू ma, यानी mg sin थीटा नेट फोर्स टुवर्ड द
along the tangent is equal to mass into AT. AT is the tangential acceleration. तो AT हमारा आ गया G sin थीटा, कहां पर? At A पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया G sin थीटा. और अगर B पे देखें कि B पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो ध्यान देखिए B पर the only forces acting are T, B and mg and both are vertical. और टेंजेंट इस केस में क्या है? हॉरिजॉन्टल. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन और mg दोनों का ही कोई कंपोनेंट नहीं है. एंगल 90 है तो कंपोनेंट नहीं है. So since no tangential force is available at the point B, so tangential acceleration at B must be 0. तो B के लिए हम कहेंगे as no net tangential force is available. Tangential force is available. AT at B is 0. चलिए तो इस केस को भी ध्यान से देख लें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी एट द पॉइंट बी. जी सर, एक सेकंड रुकिएगा, देख रहा हूँ। हाँ कर लो. हाँ जी अंशिका, आपको भी क्लियर है सब कुछ? यस सर। तो आपकी तो बेटा आवाज ही नहीं आती. अब आते हो चुपचाप पढ़ते लेते हो चले जाते हो हैं. सर एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया तब आप बोल रहे थे तो मैंने सोचा मैं बीच पे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने फिर आपको गुड इवनिंग भी नहीं बोला। चलिए बढ़िया. लेकिन जब समझ में आ जाए ना बताया करोगे हाँ जी आ रहा है ना, या कोई यस डाउट हो सर। क्या करो. ठीक है. सर लिख लिया। चलिए बहुत ही बढ़िया. अब एक केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, तो देखते हैं वो क्या है. चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ. एक ना ऐसा कोई ट्रैक है, ऐसे एक ट्रैक है और ऐसे. तो कोई व्हीकल है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इस पर विद स्पीड v. तो ए पर भी आएगा, ये मान लो पोजीशन ए है, ये पोजीशन मान लो बी. तो स्पीड तो इसकी यूनिफॉर्म, ठीक है ना. ऐसे आते हुए इस ट्रैक के ऊपर चलते हुए यहां से आएगा. तो ए पर जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रहा है वो है Na, और डेफिनेटली mg तो नीचे लगेगा ही, और यहां भी ये nb और इधर mg लगेगा ही. बताना यहाँ पे ये है कि Na इज ग्रेटर और nb इज ग्रेटर. फाइंड if Na is greater than nb. तो दोनों इक्वल होंगे है ना, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसके बारे में आपको एनालिसिस करनी है. तो ये ट्रैक है एक, इस ट्रैक पे व्हीकल मूव कर रहा है, ऊपर रोड है ये मान लीजिए, और डायग्राम के हिसाब से आपको सोचना है कि भाई Na बड़ा होगा या nb बड़ा होगा.
तो यहाँ पे देखिए सोचना ये है कि भाई सर्कुलर मोशन का इस क्वेश्चन से लेना देना क्या है, ये सोचिए पहले। और दूसरा ये कि Na क्या आपको mg के बराबर लग रहा है, या Na mg से बड़ा है या छोटा है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, तो उसको ऐसे सोचेंगे कि जैसे ये जो बड़ा आर्क है ना, इसको अगर मैं कंप्लीट बनाऊंगा तो ये शायद किसी बड़े सर्कल का पार्ट है, और ये शायद किसी छोटे सर्कल का पार्ट है। ये तो दिख रहा है साफ। और सर्कल के सेंटर्स नीचे हैं एक्चुअली, ऊपर नहीं है, नीचे है। तो सवालों में ऐसे सवाल जब आते हैं ना, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई सेंटर किधर है सर्कल का, क्योंकि जो नेट फोर्स होगी वो तो लगेगी टुवर्ड द सेंटर। ठीक है जी। तो पहले वाले केस में अगर मैं मान लूं कि भाई सर्कल का जो रेडियस है वो r1 है, और दूसरे केस में r2 है, तो हमें पता है भाई सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, यानी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर तो चाहिए। तो अगर Na mg के बराबर हो गया तब तो भाई नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर 0 हो जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इट मींस Na मस्ट बी लेस देन mg। तो पहले ए पोजीशन के लिए अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे mg माइनस Na, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, that is toward the center O1. So this is the net force, and this must be equal to mv square upon r1. तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि v तो भाई यूनिफॉर्म है, मास सेम ही रहने वाला है, बट रेडियस अलग है। तो यहाँ जो रेडियस है वो अगर हम r1 मान लें, गिवन नहीं है, अगर हम अज्यूम कर लें कि the radius here is r1, then the expression of Na becomes, Na क्या होगा देखो ध्यान से, mg minus mv square by r1. This is my equation number 1. ये ए के लिए एनालिसिस है, और ऐसे ही अभी हम बी के लिए एनालिसिस करेंगे। तो पहले यहां तक अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज mg माइनस Na। डाउनवर्ड है ना, इसलिए mg मस्ट बी ग्रेटर। तो mg माइनस Na इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर व्हिच इज डाउनवर्ड, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r1। Similarly for b, I can write mg minus nb equal to mv square by r2, or nb is mg minus mv square by r2. This is my equation number 2. हम दोनों को कंपेयर करके मुझे देखना है कि which n is greater। तो पहले तो चलिए हम देखें कि which r is greater। तो बहुत ऑब्वियस है कि r1 is greater than r2। ये तो एकदम दिख रहा है कि पहले वाला जो आर्क है वो एक बड़े सर्कल का आर्क है, और बाद दूसरे वाला जो बी पर आर्क है वो एक छोटे सर्कल का आर्क है, यानी रेडियस r2 मस्ट बी स्मॉलर देन r1। और आपको पता है कि जैसे यहां देखो, अगर हमें कंपेयर करना हो इन दोनों में से कि mv स्क्वायर बाय r1 बड़ा है या mv स्क्वायर बाय r2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, है ना, वो वैल्यू छोटी होगी। यानी if r1 is larger, then mv square upon r1 should be smaller compared to mv square by r2. So from 1 and 2 we can say if this quantity is smaller, then Na must be greater. ये बात थोड़ी अच्छे से समझिएगा। अगर r1 बड़ा है तो mv स्क्वायर बटे r1 छोटा है, और छोटी क्वांटिटी को अगर मैं mg में से माइनस करूंगा तो रिजल्टिंग जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी। mg दोनों केस में सेम है। सेकेंड वाला टर्म mv स्क्वायर बाय r1 और mv स्क्वायर बाय r2, इन्हें हमें कंपेयर करना है कि which quantity is greater or smaller. So we can easily see that r1 is greater than r2, means mv square upon r1 should be greater than mv square upon, smaller than। r1 is greater, बड़ा है ना, तो इसलिए mv square by r1 should be smaller। और जब mg में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करूंगा मैं,
तो जो भी रिजल्टेंट आएगा डेफिनेटली वो ज्यादा होगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है, समझ में आता है कि Na मस्ट बी ग्रेटर देन Nb। तो देख लीजिए क्या ये क्लियर है। हाँ जी अदनान बताइए क्या ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ जी अंशिका? यस सर। चलिए बढ़िया। और आपने नोट भी कर लिया? यस सर। चलिए, तो हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन का भी देख लिया, इम्पैक्ट से सिंपल पेंडुलम वाले में टेंशन का भी देख लिया, ठीक है ना, और हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शन का रोल देख लिया सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ हम कोनिकल पेंडुलम की बात कर सकते हैं, और एक केस होगा बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं थोड़ा बाद में लेना चाहता हूँ, जिससे कि जब तक आप थोड़ा सा अच्छे टॉपिक पे अच्छी पकड़ आ जाए आपकी, वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स, है ना। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स को मैं लूंगा लेकिन एक आध केस के बाद। अब हमें क्या करते हैं, कोनिकल पेंडुलम को देखते हैं, कोनिकल पेंडुलम। और ये कोनिकल पेंडुलम क्या होता है इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो कोनिकल पेंडुलम में क्या है कि एक पॉइंट से एक स्ट्रिंग हैंग कर रही है और एक मास, और आप इसे इस तरीके से घुमा रहे हैं कि दिस मास इज हैविंग अ सर्कुलर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसका सेंटर इस ओ डैश को मैं कह सकता हूं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस इज अ मास व्हिच इज इक्वल टू स्मॉल m। तो इसको अंडरस्टैंड करिएगा, ये कोन बन जाएगा, देखिए ध्यान से। अगर आप इस मास को, है ना, रिवॉल्व करेंगे और ये स्ट्रिंग है, तो होगा क्या, ये कोन बन जाएगा, यानी नीचे जो मास है वो तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है वो क्या है, कर्व सरफेस ऑफ द कोन, एक्चुअली राइट सर्कुलर कोन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि कोन बनने वाला है, तभी से कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो अगर ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल लाइन में ये भी एंगल थीटा होगा, और ये टेंशन टी है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, और इधर टेंशन का कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। नीचे क्या लगने वाला है, एम जी। तो अगर ये मास वर्टिकल डायरेक्शन में एसिलेट नहीं हो रहा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई अगर नेट एसिलेशन नहीं है, तो दिस टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो लिख लेते हैं टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी as its oscillation in the vertical direction is 0. Vertical direction is 0. तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एसिलेशन नहीं है, इसलिए हम वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। अब मान लीजिए ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी O dash is the center of the circle, and who is providing the required centripetal force? So answer is component of tension towards O dash. So T sin theta यानी F इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए सी बोल सकते हो, सेंट्रीपिटल एसिलेशन बोल सकते हो। तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो ये देखो क्या हो गया, स्मॉल आर इज एल साइन थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट, और यहां से टेंशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एम ओमेगा स्क्वायर एल, where L is the length of the string, M is the mass of the bob or a point mass,
and omega is the angular speed with which the particle is having a uniform circular motion. तो यहाँ तक पहले समझो टेंशन की वैल्यू आ चुकी है और थीटा भी अगर हमें निकालना है तो फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ t हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा कि व्हाट इज द एंगल दैट स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल. तो दो चीजें नॉर्मली पूछी जाती हैं, है ना, कि एंगल क्या है, टेंशन क्या है, या ये सब गिवन है तो ओमेगा क्या है. यानी थीटा अगर नोन कर दें और आपसे ओमेगा पूछ सकते हैं, और ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है. फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, और ओमेगा तो हमें पता ही है एंगुलर स्पीड, और टाइम पीरियड भी पता है, टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. चलिए यहां तक पहले कंप्लीट करते हैं. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है t cos थीटा इक्वल टू mg. चलिए तो हम अगर मान लीजिए ओमेगा निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा इक्वल टू mg. तो यहां से ओमेगा जो है वो क्या आ गया, देखो ध्यान से, मास से तो मास कट जाएगा, तो इट इज g अपॉन l cos थीटा अंडर रूट. तो दिस इज आर ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो इसे नोट करें. और अगर ओमेगा आ गया है तो इसे 2 पाई बाय t लिखा ही जा सकता है. तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई l cos थीटा अपॉन g अंडर रूट. तो दिस इज द टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. इसे आप कंप्लीट कर लें. Yes, sir. चलिए जी, अंशिका जी आपका भी हो गया. सर बस 2 सेकंड. हाँ जी बेटा, क्या? सर मैं लिख रही हूँ इसे. हाँ लिख लो, लिख लो. स्टेप्स तो क्लियर है ना सारे? यस सर. ठीक है जी बेटा. सर हो गया. ठीक है जी. तो चलिए ये केस भी हमने देखा कोनिकल पेंडुलम का. अब हम लोग आ जाते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड्स. तो ये बेसिकली क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है? तो आपने देखा होगा फ्लाईओवर्स पे भी नॉर्मली देखा होगा कि भाई जब फ्लाईओवर्स पे नॉर्मली सर्कुलर होते हैं, पाथ आपका सर्कुलर हो रहा होता है, और जो रोड होती है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होती बल्कि इंक्लाइंड होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. या फिर आप हिली एरिया में जाते हैं तो हिल्स पर जो रोड होती है तो पाथ तो सर्कुलर ही होता है, और जो इंक्लिनेशन होता है रोड का वो भी हिल साइड की तरफ होता है, हिल की तरफ वो इंक्लाइंड होती है. ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड बैंकिंग. और इसका फायदा क्या है कि हॉरिजॉन्टल अगर पाथ है तो फ्रिक्शन इज ओनली अवेलेबल टू गिव यू द सेंट्रीपिटल फोर्स. बट क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वर्टिकल, तो एंगल 90 हो जाता है, तो एन इज अनेबल टू गिव यू एनी सेंट्रीपिटल force, mg unable to give you any centripetal force. So if you move in an inclined road, थोड़ा सा अगर टिल्ट कर दें तो नॉर्मल रिएक्शन का भी कंपोनेंट अवेलेबल हो जाता है along with the friction to give the required force, है ना? तो आपको एडवांटेज क्या है, अगर ज्यादा फोर्स अवेलेबल है तो आप ज्यादा स्पीड से नेगोशिएट कर सकते हैं, या आप सेफ हैं, आप कह सकते हैं. ठीक है ना? आप सेफ लिमिट में मूव कर सकते हैं, मतलब आपकी सेफ लिमिट जो है स्पीड की वो बढ़ जाएगी, हॉरिजॉन्टल के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी. आप ज्यादा से मूव करिए और आप सेफ रहेंगे, आप स्किड नहीं करेंगे. तो चलिए इस केस को समझते हैं. तो ये इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया है बैंक रोड का, जो ट्रायंगल दिख रहा है, पर ट्रायंगल नहीं है, ध्यान रखिए. और ये है वो मास जो उस पर मूव कर रहा है, और इसका जो सेंटर है सर्कल का वो इधर है कहीं, ये सेंटर है, और ये इसका सर्कुलर पाथ है.
circular path, and this is the radius of the circle. Okay, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे, ध्यान से देखें तो क्या क्या करेंगे. नॉर्मल रिएक्शन तो इधर ही लगेगा, mg इधर ही लगेगा, और अगर ये एंगल थीटा है, जिसे एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. तो n के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, n cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो क्या है, n sin थीटा. तो ये जो व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने वाला है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ही ले रहा है, बस टिल्टेड है, एंगल पे है, यानी नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल ना होकर एक एंगल पे आ गया, और एक कंपोनेंट n का अवेलेबल हो गया टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच इज n sin थीटा. तो अगर इसकी स्पीड v है तो हम कह सकते हैं कि n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एंड if vertical direction में there is no acceleration, then n cos theta is equal to mg. तो ध्यान रखिएगा, यहां ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है, बट स्पीड ही ऐसी है कि फ्रिक्शन की यहां अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. जब स्किडिंग टेंडेंसीज आएंगी, जब स्लिपिंग टेंडेंसीज आएंगी, तभी फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज वो नहीं लगने वाला. तो ये स्पीड वो स्पीड है जब फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग, ठीक है ना. तो अब हम यहां समझेंगे कि भाई यहाँ दो वैल्यू पॉसिबल है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, कम से कम ज्यादा से ज्यादा. तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी किसी मेले वेले में मौत का कुआं देखा होगा, वेल ऑफ डेथ, डेथ वेल जो होती है जिसमें बाइक चलाते हैं, है ना, कार चलाते हैं, देखा है कभी किसी ने, अदनान? मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, सब कभी ऐसे किसी आजकल होते नहीं है, पर मूवीज में बहुत बार दिखाते हैं ना. इसमें दिखाते हैं, मूवीज में. ये सब पहले हाँ जो पुरानी मूवीज थी उसमें दिखाते थे. हाँ, पुरानी मूवी में दिखाते थे, और ऐसी बात नहीं है, फरीदाबाद में एक सूरज कुंड मेला लगता है, अभी तो खैर कोविड की वजह से नहीं लगा होगा पिछले 1-2 साल से, बट मैंने रिसेंटली देखा है, मैंने, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बट यहाँ अभी भी होता था, मतलब बहुत पहले तो होता ही था, अब भी होता है, जो ऐसे मेले लगते हैं वहाँ ये अवेलेबल है, या आप किसी सर्कस वर्कस में कभी जाते हैं वहां भी अवेलेबल होता है, लेकिन आजकल ये सब चीजें होती नहीं है, खैर, तो आप बेसिकली यूट्यूब पे ही देख सकते हैं, है ना, वहां पे आराम से आपको दिख जाएगा कि ये वेल ऑफ डेथ क्या है. एनीवे, मतलब आपने मूवीज में कभी ना कभी देखा है, और वहां पे देखा होगा कि ये बहुत ही इंक्लाइन होता है, बहुत इंक्लाइन, तो थोड़ा बहुत इंक्लाइन नहीं होता, ये हमारे जो फ्लाईओवर्स हैं वो थोड़े बहुत इंक्लाइन होते हैं, बट वो जो वेल ऑफ डेथ है वो बहुत इंक्लाइन होता है. ये देखा आपने, इमेजिन कर पा रहे हैं? तो कोन की शेप का होता है वो, कोन जिसका नीचे रेडियस कम है, ऊपर जाते हैं तो, है ना, इन्वर्टेड कोन है एक्चुअली, ऊपर रेडियस बड़ा होता जाता है. तो जब आप स्पीड को ज्यादा करते हैं तो बाइक्स ऊपर चली जाती हैं, और जब थोड़ा कम कर देते हैं तो नीचे आ जाते हैं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर रेडियस पे चलना चाहते हैं, है ना, तो भी आप चलते रह सकते हैं. लेकिन जो बात मैं अभी पूछने जा रहा हूँ उसे सोचिएगा, अगर कोई उस वेल ऑफ डेथ पे चाहे कि यार ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी करके रुक जाए, तो क्या वो रुक पाएगा या नीचे ही आ जाएगा? आप थोड़ा विजुअलाइज भी करें साथ साथ कि वो इतना ज्यादा इंक्लाइंड है कि उस पर गाड़ी जब तक चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रेक लगा दे और गाड़ी रोकी दे, सोचो पार्क ही करके खड़ा हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. यानी इसका मतलब ये कि मिनिमम स्पीड तो 0 तो एटलीस्ट नहीं, रेस्ट पे तो आप नहीं रह सकते, आप नीचे गिर जाओ. यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, ये सर्कुलर मोशन ही है जो उसको वहां रोके हुए है ना. तो आज इसमें एनालाइज आप करोगे कि ऐसा हो कैसे रहा है, ठीक है ना. लेकिन पहले आपको ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ भाई 0 तो मिनिमम स्पीड नहीं है. ओके, तो एक मिनिमा और मैक्सिमा आता है. जैसे आपने देखा होगा कि स्पीड को अगर बहुत ज्यादा कर देते थे वो, तो वो ऊपर चले आते हैं, रेडियस बढ़ जाता है, और अगर कम करते हैं तो नीचे चले आते हैं. बट अगर वो किसी गिवन रेडियस पे चलना चाहते हैं तो स्पीड की एक मिनिमम वैल्यू आएगी, जिससे कम वो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उन्हें सर्कल को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें नीचे आना पड़ेगा. और एक मैक्सिमम स्पीड होती है जिससे वो ऊपर नहीं जा सकते, अगर वो ऊपर कर देंगे तो उन्हें ऊपर के रेडियस पे जाना पड़ेगा. यानी उसी गिवन रेडियस पे अगर चलना है तो एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड एग्जिस्ट करती है. तो मिनिमम मान लो 40 है, मैक्सिमम मान लो 80 है एग्जांपल,
तो 40 से 80 के बीच में तो कुछ भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे कैन नॉट गो बियॉन्ड 80, दे कैन नॉट मेक द स्पीड स्मॉलर देन 40। ठीक है ना, ये बात हमें अच्छा अभी समझनी होगी कि गिवन रेडियस पे रहने के लिए एक मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड एग्जिस्ट करती है, एक रेंज एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, आज हम उसी वी मिनिमम और वी मैक्स का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो अभी जो मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और n cos थीटा इज इक्वल टू mg, इस केस में मैंने फ्रिक्शन लगाया ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन की फिलहाल रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं हो हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो दिस स्पीड जो मैंने यहाँ v लिखा है, दिस लाइज बिटवीन मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है, ये बीच में कहीं है। ऐसी स्पीड है कि जब फ्रिक्शन 0 था, यानी ऑल्दो इट वाज अवेलेबल बट वाज नॉट एक्टिंग ऑन द व्हीकल। तो खैर पहले उस स्पीड को निकालते हैं। चलो, तो स्पीड के लिए मैंने इक्वेशन लिखी कि n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड n cos थीटा इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बॉडी। तो अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, चलिए एक मिनट, तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल v स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी v का एक्सप्रेशन आ गया आर जी tan थीटा, जहां पे एंगल थीटा क्या है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसे समझ लीजिएगा, अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा और n sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और n cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। तो ये बनाई आपने दो इक्वेशन, डिवाइड करोगे तो v tan थीटा आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन rg, और v आ जाएगा rg tan थीटा का रूट। तो थीटा है यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग। चलिए देखिएगा क्या ये बात समझ में आ गई है। हाँ जी अदनान जी, बात समझ में आ गई? जी सर। ओके, अंशिका? यस सर। चलो जी, सर बस ये अब जो लास्ट वाला पार्ट है v is equals to अंडर रूट, इसके जो बादल आपने लिखा है ये वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। अरे भाई मैंने बाद में कुछ लिखा, ये जो tan थीटा है ना एंगल, वो यही वाला एंगल तो है, इंक्लाइन प्लेन का जो यस एंगल नीचे, सर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, बस नाम है इसका, एंगल ऑफ बैंकिंग। यानी जितने से इस रोड को हमने टिल्ट कर दिया है ना, अदरवाइज तो रोड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। अगर हम एक यस साइड सर। ऊपर कर दें, एक साइड थोड़ा नीचे रह जाए, तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो इसके आगे हम मूव करते हैं। अब हम v मैक्सिमम का एक्सप्रेशन निकालते हैं, यानी स्पीड को आप बढ़ा रहे हैं। जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, बिकॉज mv स्क्वायर अपॉन r बढ़ रहा है ना। तो अब क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ फ्रिक्शन भी आ जाएगा, और कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक ही होगा, है ना, क्योंकि जो टायर्स हैं वो स्लिप तो नहीं कर रहे हैं ना, और जब तक स्लिपिंग नहीं होगी यानी रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन तो खैर नहीं लग सकता। तो लगेगा तो स्टैटिक, और लगेगा कैसे, अलोंग द टेंजेंट लगेगा, सरफेस लगेगा। और किधर लगेगा, तो वो लगेगा डाउनवर्ड, ऐसे नीचे की तरफ लगेगा। अब क्यों लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे अगर लगेगा तभी वो प्रोवाइड कर पाएगा कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर। ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, और फ्रिक्शन का ये डायग्राम मैं दूसरा बना दूं या चल जाएगा ये वाला, इसी में लिख दूं? चलो मैं दूसरा भी बना देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अभी हम एक्सप्रेशन ऑफ v मैक्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम स्पीड। तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा, ये वो बॉडी m। तो फ्री बॉडी अगर बनाएं तो नॉर्मल रिएक्शन लगा इधर, mg लगा इधर, ठीक है ना, ये एंगल है थीटा। तो n का कंपोनेंट क्या हो गया, n cos थीटा, और ये हो गया n sin थीटा। अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज थीटा। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो इधर होगा वो क्या होगा, fs cos थीटा, और जो नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, fs sin थीटा।
ठीक है ना, ध्यान देखना। फ्रिक्शन के जो कंपोनेंट हैं वो एफ एस कॉस थीटा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इस बार क्या होने वाला है, एफ एस कॉस थीटा और एन साइन थीटा मिलके प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम देख पा रहे हैं कि n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg प्लस fs sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूं n cos थीटा माइनस fs sin थीटा, देखो ध्यान से, इक्वल टू mg। हालांकि लिखना तो ये चाहिए कि पहले n cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, fs sin थीटा प्लस mg। बस fs sin थीटा को अगर मैं लेफ्ट में ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इक्वल टू mg। यहां तक लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कर लिया सर। ये बहुत बढ़िया, नान जी तो एकदम फास्ट हो गए भाई। स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख रहे हो भाई? लिख रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो एफ एस कॉस थीटा प्लस एन एस साइन थीटा, एन साइन थीटा है, एन साइन थीटा है ना, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है, और n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर v मैक्स हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, एक्चुअली स्पीड को बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, mv स्क्वायर पर r ज्यादा चाहिए आपको, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, वो अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। अब आप स्पीड को और बढ़ाओगे, स्टैटिक भी और बढ़ेगा, स्पीड को और बढ़ाओगे, स्टैटिक भी और बढ़ेगा, बट कब तक बढ़ेगा, अप टू लिमिटिंग। यानी जब v मैक्स आ जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग हो चुका होगा, इस बात को समझना है। तो यानी v मैक्स अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, यहां अगर मैं v मैक्स लिख देता हूं तो स्टैटिक की जगह मुझे लिमिटिंग लिखना पड़ेगा। fs जो है वो fl हो चुका है, और fl क्या होता है, वो तो म्यू एन होता है। fl क्या होता है, म्यू एन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू एन, और यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू एन। अब हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने वाले हैं। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, n कॉमन आके कैंसिल हो गया, ये n और ये वाला n कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या आया, ऊपर देखते हैं क्या आया, ऊपर आया म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू m से m कट गया ना, v मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी, अपॉन आर जी। ध्यान से देखो इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर नीचे इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा खाली म्यू, ये होगा tan थीटा, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। और यहां भी cos थीटा से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 1 बन जाएगा, और ये म्यू tan थीटा बन जाएगा। अब आरजी को अगर इधर ले आए तो ये v मैक्स का स्क्वायर है, और अंडर रूट भी ले लें तो भाई ये तो v मैक्स है। तो v मैक्स का एक्सप्रेशन अब हमारे सामने आ गया, यानी म्यू प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस म्यू tan थीटा ब्रैकेट क्लोज आर जी होल अंडर रूट। तो इसे चलिए हम अच्छे से नोट कर लेते हैं, कोई स्टेप क्लियर ना हो तो पूछ लेते हैं। हो गया सर। सर मेरा भी हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब सिमिलरली एक एक्सप्रेशन छोटा सा और निकालना है, वो भी हम निकाल दें क्या, v मिनिमम
या चलो अगली क्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बहुत अच्छे से इसे देखें। क्या पूरा का पूरा क्लियर है जो भी आज हमने पढ़ा? चलिए देखें क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले तो हमने शुरुआत की थी आज रिवीजन से, तो रिवीजन एकदम क्लियर ही है, ये है ना, ये एकदम क्लियर ही है। और आगे चलें। ठीक है, तो ये आप देखते चलें। लीनियर एक्सीलरेशन जो है क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल होता है, टेंजेंशियल होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन तो अल्फा है, डी ओमेगा बाई डी टी। और नेट लीनियर एक्सीलरेशन जो है ए, वो क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो आर आपका, एक क्वेश्चन दे दिया था मैंने कि आर को 20 सेंटीमीटर रखा, वी को 2t दे दिया, तो आपसे पूछा कि भाई ये सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होगा, t इक्वल टू 3। तो देखते चलो, जहाँ कोई डाउट हो पूछ लेना मेरे से। तो वी स्क्वायर, पहले आपने वी निकाला, वी स्क्वायर आर की वैल्यू निकाली तो आई 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वी आपका 2t होता है, ठीक है ना। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और यही आपका एटीपी होता है। तो यहाँ तक हमने समझा। फिर हमने डायनामिक्स की बात की कि भाई अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो बिना फोर्स के तो एक्सीलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग, एंड दैट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू ए सी, न्यूटन्स लॉ है। और एसी का फॉर्मूला था v स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर। फिर हमने कुछ केसेस लिए। तो सबसे पहले हमने बात की थी, ये कहां से आ गया, एक्सप्रेशन ऑफ वी मैक्स। इससे पहले हमने कुछ बताया था क्या? चलिए तो ये देखिए, ओके यहाँ से, ओके ओके, चलिए देखिए, सर्कुलर टर्निंग्स की हमने बात की थी। तो सर्कुलर टर्निंग्स में किसी यूनिफॉर्म स्पीड v से अगर मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन देगा, ठीक है ना। तो एफ आपका mv स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। और v की मैक्स वैल्यू निकालने के लिए आपने स्टैटिक को लिमिटिंग बना दिया, और यहाँ से जो v मैक्स की वैल्यू आई वो रूट म्यू जी आर आई। और इस केस में मैंने कहा था 80 0 लिया है हमने। फिर नेक्स्ट केस लिया हमने कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए है, इनिशियल स्पीड 0 है, स्पीड लगातार बढ़ रही है, सर्कुलर बात का रेडियस आर है। तो बताएं भाई मैक्सिमम क्या स्पीड हो सकती है। तो मैक्सिमम स्पीड हमने देखी, तो भाई ए नेट जो होता है वो ए सी और ए का रिजल्टेंट होता है, ये हमने देखा। तो ए नेट क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन एम, तो म्यू जी के बराबर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पुट किया, और यहाँ से हमने वी मैक्स की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ म्यू जी स्मॉल ए एंड कैपिटल आर। जहां आपको लगे कोई पॉइंट पूछना है, रेज करना है, आप एकदम पूछिएगा। फिर हम आ गए, किस पे आ गए, चलिए सिंपल पेंडुलम पे आ गए। तो सिंपल पेंडुलम में शुरुआत हो गई कि हाँ भाई, अगर ये आर्क भी है, कंप्लीट सर्कल नहीं भी है, तो ये आर्क है तो सर्कल का पार्ट ना। तो यानी जब तक इस आर्क पे रहेगा तब तक ये सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स तो चाहिए। फिर हमने ए और बी 2 पॉइंट लिए, वहां स्पीड दी हमने, और फिर देखा कि टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स क्या लग रही है। तो जो भी टेंशन है mg है, उनका रिजल्टेंट निकाला, और t माइनस एम जी या t माइनस एम जी कॉस थीटा है ना, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर से इक्वेशंस को रिलेट किया और टेंशंस निकाली एट ए एंड बी। तो ये क्लियर होगा आपको। फिर बीच में मैंने पूछा था टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, तो आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पे mg sin थीटा इज द टेंजेंशियल फोर्स एट द पॉइंट ए, एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स है तो भाई एक्सीलरेशन भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दें, तो g sin थीटा बचेगा, तो वही होगा एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट ए। अच्छा बी पे क्यों नहीं है, क्योंकि बी पे कोई टेंजेंशियल फोर्स ही नहीं है, और जब कोई फोर्स नहीं है तो भाई एक्सीलरेशन भी 0 होगा। फिर इसके बाद हमने एक ट्रैक लिया जिसके रेडियस अलग थे, और यहाँ पे एन ए और एन बी को कंपेयर किया। तो आपने देखा कि सेंटर जो थे वो नीचे की तरफ थे, इसलिए नेट फोर्स भी हमें नीचे की तरफ चाहिए। तो इक्वेशन हम लिख पाए एम जी माइनस एन ए इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर वन, या एम जी माइनस एन बी एम स्क्वायर बाय आर। फिर हमने कंपेयर किया कि आर वन बड़ा है तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि एन ए मस्ट बी ग्रेटर। आर वन बड़ा मतलब एम स्क्वायर बाय आर वन इज छोटा,
and when this value is smaller then Na must be greater. तो conclusion आया Na must be greater than Np. फिर हमने कोनिकल पेंडुलम की बात की, तो कोनिकल पेंडुलम एकदम क्लियर है, यानी टेंशन का ही एक कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है और एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमने बनाई और यहाँ से टेंशन की वैल्यू आई T m ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है, और T cos थीटा mg था इक्वेशन, यहाँ से हम cos थीटा भी निकाल सकते हैं mg को सब्स्टिट्यूट करके। फिर हमें ओमेगा निकालना था, तो हमने इक्वेशन में यहाँ पुट किया और ओमेगा हमारा है G/L cos थीटा अंडर रूट, और टाइम पीरियड के लिए ओमेगा होता है 2π/T, तो यहाँ से T भी आ गया, ठीक है, टाइम पीरियड भी आएगा। फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात हुई, बैंकिंग ऑफ रोड्स बिल्कुल जस्ट अभी डिस्कस किया है, तो आई होप एकदम क्लियर है। तो पहले हमने केस लिया था जब फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा था, यानी स्पीड इज सच दैट नो फ्रिक्शन वाज एक्टिंग, और यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग यानी V का फॉर्मूला आया था Rg tan थीटा अंडर रूट। फिर हमने V मैक्स का एक्सप्रेशन निकाला, और V का मैक्स का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने फ्रिक्शन को नीचे लगाया और बना दिया इसे लिमिटिंग बनाया, तो फाइनल एक्सप्रेशन आया म्यू प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस म्यू tan थीटा Rg होल अंडर रूट। तो इसे ध्यान देखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करने वाला केस है लास्ट वाला, तो इसको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए